जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके फॉर योर एफ कैट एग्जामिनेशन। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं और इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा कि अगर आप एफ कैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसके अंदर अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को रेगुलरली देखते रहते हैं जिसमें हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप यकीन मानिए आप पाएंगे कि स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और एज इट इज़ कुछ क्वेश्चन नहीं भी मिलेंगे तो वो इसी से रिलेटेड होंगे। आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ को रेगुलरली देखें। छोटी सी प्यारी सी वीडियो बनाते हैं हम, एक वीडियो रेगुलरली 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है दिन के। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से इस वीडियो सीरीज़ को देखते रहते हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम के अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं स्पेसिफिकली एफ कैट के लिए बनाए जा रहे हैं। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको सबको पता है, बहुत ही फेमस थ्योरी है और ये दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। वही अल्बर्ट आइंस्टीन है जिन्होंने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर का फार्मूला दिया था, जिसे हम एनर्जी मास इक्विवेलेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन 15th सेंचुरी विच इटालियन ट्रैवलर विजिटेड द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर आपको एम्पायर आपको पता है, विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया का एम्पायर था, बहुत ही बड़ा एम्पायर था। और इसके अंदर इटालियन ट्रैवलर आया था और उसका नाम था निकोलो डी कोंटी। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निकोलो डी कोंटी जो ट्रैवलर थे वो कौन सी कंट्री से थे, तो वो थे इटली से। इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो है 35 ईयर। अगर आपसे प्रेसिडेंट की एज लिमिट पूछी जाती है तो वो भी 35 ईयर है। अगर आपसे पूछी जाती है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए तो वो 25 ईयर है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए वो है 30 ईयर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो। लोकसभा लोअर हाउस होता है तो 25 ईयर, राज्यसभा अपर हाउस होता है 30 ईयर, प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है तो 35 ईयर। और इन तीनों को मिला के क्या बनती है, पार्लियामेंट बनती है। पार्लियामेंट तीन चीज़ों से बनती है, तीन पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं, और प्रेसिडेंट जो कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट 25 ईयर, राज्यसभा का बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट 30 ईयर्स, और प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स होती है। इसी तरीके से आपको पता है जिस तरीके से कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट होता है तो स्टेट के अंदर गवर्नर वही काम करता है, तो इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो 35 ईयर्स होती है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट कितनी होती है। तो ध्यान से देखना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो कंडीशन है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा वाले भी होते हैं, राज्यसभा वाले भी होते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है तो उसे एक सदन का सदस्य होना चाहिए। वो लोकसभा का सदस्य है तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, राज्यसभा का है तो भी वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट पूछी गई है, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम की अगर हम बात करें तो लोकसभा वाले की मिनिमम होती है, तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो कितनी होगी, 25 ईयर होगी। मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सिख गुरु डेवलप्ड दी गुरुमुखी। गुरुमुखी गुरुमुखी जिस तरीके से हिंदी भाषा के लिए जो लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, वो क्या है, देवनागरी। हिंदी हम किस स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं। संस्कृत की भी क्या है, देवनागरी होती है। इसी तरीके से पंजाबी जो लैंग्वेज होती है उसकी जो स्क्रिप्ट है उसका नाम है गुरुमुखी। ठीक है, ये कहते हैं कि जो गुरु के मुख से निकली हुई भाषा होती है उसे हम पंजाबी बोलते हैं, और उसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो गुरुमुखी के अंदर लिखी जाती है। और ये जो गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट डेवलप की थी वो की थी गुरु अंगद देव जी ने। तो गुरु अंगद देव जी ने, जो सिख गुरु थे, उन्होंने गुरुमुखी जो लिपि है उसको ईजाद किया था, उसको डेवलप किया था। नेक्स्ट यहाँ पे, विच प्लेस रिसेंटली बिकम द 9th इंडियन रिजर्व इन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट। तो ये है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर आइलैंड रिजर्व। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर के हिसाब से नहीं है, लेकिन यहाँ से हमको ये पता लग गया कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर आइलैंड रिजर्व जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट के अंदर आते हैं। बस आपको इतनी बात यहाँ से ध्यान रखनी है, रिसेंटली वाले कंसेप्ट को यहाँ पे छोड़ देना क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्टेड द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन इन द वर्ल्ड।
सबसे पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था तो वो किन्होंने किया था, वो किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि आपके एफकेट एग्जाम के अंदर ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये पूछा जाता है, भाई पहली महिला कौन थी, पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक है, पहली महिला जिन्होंने सातों समुंदर तैर कर पार किए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन्हीं में से ये एक क्वेश्चन है कि पहला वह व्यक्ति कौन था जिसने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था सक्सेसफुली, तो वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि फर्स्ट चाइना वार, पहला जो चाइना युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था चाइना और ब्रिटेन के बीच में। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है वो कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के लिए जानी जाती है वर्ल्ड वाइड। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये महाराष्ट्र पुणे के अंदर लोकेटेड है। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि पहली साइलेंट फिल्म कौन थी, साइलेंट जिसके अंदर आवाज़ नहीं थी, ठीक है, तो मूक फिल्म इसको हिंदी के अंदर बोल देते हैं। पहली साइलेंट फिल्म जो कि 1913 के अंदर आई थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, इसके अंदर आवाज़ नहीं थी, ठीक है, तो ये थी पहली मूक फिल्म, पहली साइलेंट फिल्म। लेकिन पहली बोलती हुई फिल्म जिसके अंदर आवाज़ थी विद साउंड जो फिल्म थी ये 1913 है ना, इसका 13 को आप रिवर्स कर दो तो वो आई थी 1931 के अंदर और उसका नाम था आलम आरा। क्या नाम था, आलम आरा। तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं कि पहली साइलेंट मूवी कौन थी, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र जो कि 1913 में आई थी, 1913 में आई थी। और पहली बोलती हुई जो मूवी थी वो थी आलम आरा जो कि 1931 में आई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लेयर ऑफ द एटमोस्फियर रेस्ट्रिक्ट द अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से यहाँ पे मतलब है यूवी रेज की बात हो रही है, तो यूवी रेज को कौन रेस्ट्रिक्ट करता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो है ओजोन लेयर। ओजोन को हम O3 से दर्शाते हैं, जिस तरीके से ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है, ओजोन का फार्मूला जो होता है वो O3 होता है। और ओजोन को सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो होता है CFC से। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ द DRDO, DRDO की फुल फॉर्म क्या है, तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये हमारी DRDO की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के पहले इंडियन चीफ कौन थे। इंडियन की यहाँ पे बात हो रही है तो जनरल KM करियप्पा, और इन्हीं का जब इंडक्शन हुआ था तो वो 15 जनवरी को हुआ था। इसीलिए हम आर्मी डे कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को मनाते हैं। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। साथ के साथ आप ये भी बता सकते हैं कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों। आर्मी डे मैंने आपको बता दिया, आर्मी डे 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गेट, तो गेट की फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ या फिर टैरिफ एंड ट्रेड, ये गेट की फुल फॉर्म होती है। और WTO जो है ना हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको पहले गेट के नाम से जाना जाता था। तो गेट अगर पूछा जाए किसका पुराना नाम है तो WTO का पुराना नाम है। WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको यह बताना है कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ WTO, कमेंट बॉक्स में बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी बता सकते हैं कि कब फाउंड हुआ था WTO की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर शुड बी हाई और लो। देखो फ्यूज आपको पता है कि जब भी लाइट ज़्यादा आती है तो हम ऐसे कहते हैं फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ने का क्या मतलब है कि वो जो वायर होती है वो वायर पिघल के टूट जाती है और पिघल के टूटते ही कनेक्शन हट जाता है। अब इससे क्या होता है कि अगर लाइट एकदम से ज़्यादा आ जाती है, करंट की वोल्टेज हाई आ जाती है, तो जितने भी हमारे घर पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं उनको नुकसान ना पहुंचे उससे पहले ही फ्यूज वायर उड़ जाए, उससे पहले ही फ्यूज वायर मेल्ट हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि फ्यूज वायर पहले मेल्ट हो जाए तो उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए या लो। लो होगा जब भी वो पहले मेल्ट होगी। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो करंट आगे पास होता रहेगा और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो खराब हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को खराब होने से बचाने के लिए फ्यूज वायर लगाई जाती है। और फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा लो होता है ताकि
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को नुकसान पहुंचने से पहले फ्यूज़ की वायर जो है वो मेल्ट हो जाए, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। समझ में आ गया आपको? बड़ी ही आसान सी और लॉजिकल चीज़ें होती हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत होती है। लार्जेस्ट गुरुद्वारा इन इंडिया, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा इंडिया में, आप सभी को पता है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो है गोल्डन टेम्पल, जो कि कहाँ पे है, अमृतसर के अंदर है। और अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, यूएसए के अंदर है, न्यूयॉर्क में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी, कैसे याद रखेंगे? क्योंकि आपको पता है हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो तो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। अब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत ही ज़्यादा दुखद घटनाएं हुई, बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे मरे, जान माल का नुकसान हुआ, तो उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो सभी देशों के बीच में तालमेल बिठाए, इतने बड़े युद्ध जो हैं वो दोबारा से ना हो। तो जब आपको अगर याद ना आए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रख सकते हैं कि बनाया क्यों गया था, क्योंकि युद्ध आगे से ना हो, सभी देशों के अंदर कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, जिसको हमने यूनाइटेड नेशन, यूएन नेशन के नाम से कहा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसीलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके खत्म होते ही हमने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम ए सबमरीन अंडर वाटर इज कॉल्ड, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे जिसमें सबमरीन से ऊपर देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा है सबमरीन क्या होती है, वो पनडुब्बी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो पानी के नीचे रहती है। अब पानी के नीचे रहेगी तो हम ऊपर का नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पानी के ऊपर और कौन से जहाज आ रहे हैं या वो सारी चीज़ें, उनको देखने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, दैट इज नोन एज पेरिस्कोप। नेक्स्ट है यहाँ पे G15 इज एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ, G15 एक देशों का समूह है। कौन से देशों का समूह है? ये थर्ड वर्ल्ड नेशन। थर्ड वर्ल्ड नेशन, तीसरी दुनिया, ये हम किन को कहते हैं? ये डेवलपिंग नेशन होते हैं भाई। कौन से नेशन? डेवलपिंग नेशन को थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द चिल्ड्रन रिजल्ट इन, जब एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, सीक्रेशन मतलब निकलना किसी चीज़ का, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत ज़्यादा निकलते हैं हार्मोन, एक्सेसिव सिक्रेशन होता है, तो उससे क्या होता है, बच्चों की हाइट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये किसके कारण होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण होता है। एंड नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, हु इज द ओनली पर्सन टू हैव वॉन द 2 नोबेल प्राइजेज इंडिविजुअली। यहाँ पे मेन बात ध्यान रखने वाली है, इंडिविजुअली। वैसे तो मैडम क्यूरी को आप जानते होंगे, मैडम क्यूरी को भी मिले हैं 2 नोबेल प्राइज, लेकिन उनको इंडिविजुअली नहीं मिले, उनको किसी के साथ मिले थे। लेकिन अकेले व्यक्ति को 2 बार नोबेल प्राइज अगर किसी को मिला है तो वो मिला है डॉक्टर लाइनस कार्ल पुलिंग को। तो वो किसको मिला है? डॉक्टर लाइनस कार्ल पुलिंग को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है इंडिविजुअली। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी क्लास होती है। अगर आपका एक क्लास से मन नहीं भरता, जो कि ओब्वियसली नहीं भरता होगा, तो इसकी प्लेलिस्ट जो है उसका बना के मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अब मैं आगे आगे इंग्लिश की वीडियो भी लाऊंगा, जीके की भी, यानी कि आपकी एफकेट की पूरी तैयारी करवाएंगे। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।